आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं नाटो के बारे में। नाटो इस समय बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में है पिछले एक महीने से। ठीक, रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से नाटो हर समय पेपर में, ठीक, या टीवी के न्यूज़ चैनल्स में कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको सुनने में आ जाता है या पेपर्स में आप देख सकते हैं। ओके, तो नाटो के बारे में हम देखेंगे। नाटो कब स्टैब्लिश हुआ, पर्पस क्या था, रीज़न क्या था, नाटो का मतलब क्या है, और अगर कोई कंट्री नाटो का पार्ट हो जाती है तो उसको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, और इस समय क्यों इतना ज़्यादा न्यूज़ में है। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नाटो के फुल फॉर्म से, फिर उसके बाद हम देखेंगे नाटो कब बना और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है। ठीक, पहले देखते हैं नाटो का फुल फॉर्म। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ये जो फुल फॉर्म है, कभी कभी यूपी जुडिशरी का जो मेंस का पेपर है उसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स आप देखेंगे उसमें फुल फॉर्म का डायरेक्ट रोल रहा है, इन्वॉल्वमेंट कम से कम 6 से 8 नंबर के बीच में। तो फुल फॉर्म उस वजह से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस समय नाटो सुर्खियों में भी है, करंट अफेयर का मेन पार्ट है। तो जो नाटो का फुल फॉर्म है उसको याद करना बहुत ज़रूरी है। और नाटो का फुल फॉर्म एक बार दोबारा देखते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में इसको कहते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ठीक, ये जो नाटो है इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था और ये क्या किस तरह की संगठन है। ठीक, तो देखिए जो नाटो है इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। ठीक, 4 अप्रैल 1949 12 फाउंडिंग मेंबर्स के द्वारा, कंट्रीज के द्वारा वॉशिंगटन में, अमेरिका में वॉशिंगटन है, वहाँ पर एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस इस्टेब्लिश की गई थी। कब की गई थी? 4 अप्रैल 1949 में। कहाँ पर की गई थी? अमेरिका के वॉशिंगटन में। ठीक, और ये किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है? एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। ठीक है, इसके सारे फैक्ट्स हम ध्यान से सुनेंगे। ओके, इसका जो मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेल्जियम में। ठीक, इसका मुख्यालय जो है बेल्जियम में है, और बेल्जियम में स्पेसिफिकली ब्रुसेल्स। ठीक, ब्रुसेल्स बेल्जियम की कैपिटल है, राजधानी है बेल्जियम की। ओके, और इस समय प्रेजेंट में कितने मेंबर्स हैं नाटो में? 30 मेंबर्स हैं। ठीक, नाटो जो है यूरोप और नॉर्थ अमेरिका कंट्रीज का एक मिलिट्री अलायंस है। ठीक है, कैसा है? यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच का जो कंट्रीज हैं उनके बीच में एक मिलिट्री अलायंस है, और 2017 से 2020 के बीच में मोंटेनेग्रो, नॉर्थ मैसेडोनिया इसके मेंबर कंट्रीज बने हैं। ठीक है, ये 2 कंट्रीज के नाम आ सकते हैं। रिसेंटली किन कंट्रीज ने नाटो की मेंबरशिप मिली है, तो कौन से नाम है? मोंटेनेग्रो और नॉर्थ मैसेडोनिया। ओके, ये जो नाटो है इसका जो मेन जो प्रिंसिपल है, इसका मेन प्रिंसिपल ये है कि ये मतलब सामूहिक जो रक्षा है वो इनका मेन प्रिंसिपल है। इसका मतलब है कि एक या अधिक जो मेंबर कंट्रीज है, अगर उस पर किसी अदर कंट्री ने हमला किया तो ये माना जाएगा कि वो हमला उन सभी कंट्रीज के ऊपर भी है जो नाटो की मेंबर्स हैं उस समय। ठीक, और ये जो बात बताई है मैंने अभी कि ये जो एक या अधिक जो मेंबर्स हैं, अगर उन पर कोई अदर कंट्री अटैक करती है, वॉर की सिचुएशन क्रिएट कर देती है, तो ये अटैक उन सभी अदर नाटो मेंबर्स पर भी माना जाएगा। ये बात नाटो को गवर्न करने वाले एक्ट में उसके आर्टिकल 5 में बताई गई है। ठीक है ना, देखिए नाटो के मेंबर्स हैं, नाटो भी जो एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। ठीक, एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। अब इसको गवर्न करने के लिए कोई एक्ट होगा। ठीक, किसके अकॉर्डिंग ये गवर्न होगा नाटो? तो जो वहाँ का एक्ट है जिसके अकॉर्डिंग नाटो गवर्न होगा, उसके आर्टिकल 5 में ये बात बताई गई है कि अगर कोई अदर कंट्री नाटो के किसी मेंबर कंट्री पे आक्रमण करती है तो वो नाटो की अदर कंट्रीज पर भी आक्रमण माना जाएगा। और नाटो में कोई सिंगल कंट्री डिसीजन नहीं लेती है। नाटो की जो टोटल 30 कंट्रीज हैं, जो मेंबर कंट्रीज हैं, उनके क्यूमुलेटिव डिसीजन पर बेस्ड है। ठीक, उनके सामूहिक निर्णय पर आधारित है। ठीक, और जो नाटो का जो खर्च है मिलिट्री जो उन्होंने रखी हुई है, जो नाटो कंट्रीज जो 30 कंट्रीज हैं उनकी जो मिलिट्री पे खर्च होता है, ठीक, वो जो वर्ल्ड की अदर कंट्रीज हैं, ठीक, 30 कंट्रीज के अलावा जितनी अदर कंट्रीज हैं उससे 70% मोर है। रीजन क्या था नाटो का एस्टेब्लिशमेंट करने का? देखिए जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी उसमें यूएसए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद
यूएसए सबसे मेन और पावरफुल कंट्री बनकर उभरा था। और उस समय जर्मनी नाजियों के कंट्रोल में था, तो उनसे लड़ने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसएसआर और फ्रांस एकजुट होकर लड़ रहे थे। ठीक। और उस समय जब ये सब हो रहा था तो यूएसए के प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट और यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे स्टालिन। ठीक। रूजवेल्ट और स्टालिन ये सभी आपस में मिलकर नाजी जर्मनी से लड़ाई लड़ रहे थे। रूजवेल्ट और स्टालिन, ठीक, ये जो दो प्रेसिडेंट थे यूएसए यूएसएसआर के, ये दोनों आपसी सहमति से एक दूसरे के साथ मिलकर जर्मनी के साथ लड़ाई लड़ रहे थे। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसए एक मेन फाइटिंग कंट्री और मेन पावरफुल कंट्री के रूप में आगे आया। ठीक। तो यूएसएसआर में उस समय स्टालिन के टाइम पे ये माना जा रहा था कि वहाँ पर जो उनकी जो विचारधारा थी, थॉट था, कम्युनिज्म था। कम्युनिज्म में ये होता है कि जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक, उसको सभी में शेयर किया जाएगा और उस प्रॉपर्टी से सभी को प्रॉफिट मिलेगा। ठीक। जैसे कोई पूंजीपति है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो भी लाभ लेगा और बाकी जो पूंजीपति नहीं है उनको भी लाभ उस प्रॉपर्टी से दिया जाएगा। ठीक। ये किसका मानना था? ये सोवियत संघ का मानना था, यूएसएसआर का। ओके। कार्ल मार्क्स, एक नाम आया है कार्ल मार्क्स। ठीक। ये कम्युनिज्म विचारधारा के बहुत ही बड़े राइटर थे। ठीक। इन्होंने जो साम्यवादी विचारधारा है इसको और ज्यादा अच्छे तरीके से समझाया लोगों को। यूएसए का मानना नहीं था कि वो कम्युनिज्म पे विश्वास नहीं करते थे, वो साम्यवादी नीति पर विश्वास नहीं करते थे। ठीक। वो बिल्कुल ही इसके अगेंस्ट थे। जब तक रूजवेल्ट थे तब तक यूएसएसआर के साथ जो टाई अप था वो चलता रहा। बट जैसे ही रूजवेल्ट की मौत हो जाती है और दूसरे प्रेसिडेंट आते हैं हेनरी एस ट्रूमैन। ठीक है, हेनरी एस ट्रूमैन। ठीक। उनके और स्टालिन के बीच में मतभेद स्टार्ट हो जाता है और ये लोग अलग हो जाते हैं। ठीक। जब ये लोग अलग हो जाते हैं तो ये लोग वर्ल्ड की अदर कंट्रीज के साथ मिलकर कई ग्रुप्स फॉर्म करते हैं। कुछ यूएसए के द्वारा लीड किए जा रहे थे और कुछ यूएसएसआर के द्वारा लीड किए जा रहे थे। तो यूएसए के द्वारा लीड किए जाने वाले ग्रुप कौन से थे? नाटो। ठीक। नाटो एक मेन ग्रुप था जो किसके द्वारा लीड किया जा रहा था? यूएसए के द्वारा। ठीक। उसके बाद बात करते हैं सियाटो। ठीक। सियाटो, SEATO, इसका फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक। ये किसके द्वारा लीड किया जा रहा था? यूएसए के द्वारा। इसके अलावा भी थे सेंटो। ठीक। सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंटो, CENTO। सेंटो का फुल फॉर्म है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद एक पैक्ट देखते हैं जो किसके द्वारा लीड किया जा रहा था? यूएसएसआर के द्वारा। वो पैक्ट था वार्सो पैक्ट। ठीक। और ये जो लीड किया जा रहा था यूएसएसआर के द्वारा किया जाता है, इसमें जो मेंबर कंट्रीज थी वो थी पोलैंड, हंगरी, रोमानिया और बुल्गारिया। ठीक है। वार्सो पैक्ट था। कौन सा पैक्ट की बात कर रहे हैं हम? वार्सा। ओके, वार्सो। ये पैक्ट किसके द्वारा लीड किया जा रहा था? रशिया के द्वारा। ओके। और इसकी जो मेंबर कंट्रीज थी उनमें कुछ के नाम है जैसे पोलैंड, हंगरी, रोमानिया और बुल्गारिया। देखिए इसके बाद जिनका यूएसए लीड कर रहा था उनके नाम हमने देख लिए और जिसको यूएसएसआर लीड कर रहा था उसका नाम हमने देखा। ठीक। नाटो का जो उद्देश्य था वो क्या था, जो पर्पस था, क्यों बनी? देखिए एक तो यही पर्पस था उनका कि जो कम्युनलिज्म विचारधारा है उसको रोकना था। ठीक। और ये गारंटी प्रोवाइड करना चाहते थे जो इनकी मेंबर कंट्रीज हैं नाटो की, उनको एक तरह से विश्वास दिलाना चाहते थे कि यूएसए उनके साथ है। ठीक। अगर उन पर कोई भी हमला करता है तो बाकी अदर कंट्रीज मिलकर उनके साथ देंगी। तो देखिए जो नाटो मेंबर्स कंट्रीज हैं उनके बारे में देख लेते हैं। अल्बानिया है, बेल्जियम है, ठीक, बुल्गारिया है, कनाडा है, क्रोशिया है, चेक रिपब्लिक है, डेनमार्क है, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मोंटेग्रो, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, टर्की, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। जो इसमें मेन रोल प्ले कर रहे हैं, दो कंट्रीज प्ले कर रही हैं, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। और ये जो पैक्ट फॉर्म हुए थे, ये जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो रहे थे, ये किसी तरह का मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था जो एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर या एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कर रहे थे। ये सिर्फ फॉर्म कर रहे थे कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जितना डैमेज हुआ है वो इन फ्यूचर ना क्रिएट हो। ठीक है। एक तरह से इसमें मिलिट्री का कोई उस समय रोल नहीं था। तो
जो पीरियड था उसको कहा जाता था कोल्ड वॉर का पीरियड, ठीक है। युद्ध हो रहा था, अपनी तरह से हो रहा था, बिना लड़ाई के, बिना हथियारों के, एक दूसरे के अगेंस्ट युद्ध हो रहा था। दूसरी कंट्रीज को अपनी ओर मिलाया जा रहा था, ताकि अगर कोई इन फ्यूचर कोई इस तरह का सिचुएशन क्रिएट होती है तो उसको कैसे हैंडल किया जाए, ठीक। कुछ जो ग्रुप्स थे, ऑर्गेनाइजेशन थी, उनको लीड किया था यूएसए ने, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन थी उनको लीड किया था रशिया ने। तो इसी कोल्ड वॉर के बीच में कुछ इंसिडेंट्स हुए थे, इवेंट हुए थे, जैसे कोरियन वॉर हुई थी, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुई थी, वियतनाम वॉर भी हुई थी, अफगान इन्वेजन हुआ था। ओके, अब एक क्वेश्चन आता है मन में कि ये जो जितनी भी कंट्रीज हैं, क्या इन्होंने, ये देखिए नाटो मेंबर कंट्रीज हैं, किसने किस ईयर में नाटो की मेंबरशिप ली है। ये जितना एरिया आप देख रहे हैं, ये सारा ग्रीन वाला, ये सारा नाटो के मेंबर कंट्रीज हैं। ओके, अब इसमें क्लियरली हम देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, ये जितना ब्लू वाला पार्ट है मैप का, ये किससे रिलेटेड है, नाटो से। नाटो किसके द्वारा लीड थी, यूएसए के द्वारा। ओके, और जो ये रेड वाला पार्ट है, ये किसके द्वारा लीड किया जा रहा था, वार्सा पैक्ट के द्वारा, किसके अंडर में, यूएसएसआर के। ओके, अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या जितनी भी कंट्रीज थी वर्ल्ड में उस टाइम पे, क्या सभी ने नाटो का हाथ थाम लिया, या जितनी बची कंट्रीज उन्होंने वार्सा पैक्ट के अंदर यूएसएसआर का हाथ थाम लिया, ठीक। क्या ऐसा हुआ था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कुछ कंट्रीज थी जिन्होंने ना नाटो का हाथ थामा था और ना वार्सा पैक्ट का हाथ थामा था। इंडिया, इंडोनेशिया, साउथ अमेरिका का मैक्सिमम एरिया, अफ्रीका का मैक्सिमम कंट्रीज, ठीक है। ये सारी कंट्रीज किस में थी, NAM में, ठीक। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने फॉर्म किया था नॉन अलाइंड मूवमेंट, ठीक है। इन्होंने कंट्रीज ने मिलकर, जिन्होंने नाटो का मेंबरशिप नहीं ली या रशिया का हाथ नहीं थामा, उन्होंने क्या किया, अपना एक नॉन अलाइंड मूवमेंट स्टार्ट किया, ठीक है। ये एक फोरम था 120 कंट्रीज का। इंडिया उसमें मेन कंट्री थी। इंडिया, इंडोनेशिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ठीक है, ये सारी कंट्रीज ने मिलकर 120 कंट्रीज ने एक नॉन अलाइंड मूवमेंट का हिस्सा बने। ओके, ये जो NAM है, ये यूएन के बाद, यूनाइटेड नेशंस में जितनी भी मेंबर कंट्रीज है उसके बाद सबसे बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, NAM। ये कब फाउंड हुआ था, 1961 में। पार्ट ना लेना एक रीज़न इसके पीछे ये था कि इंडिया उस समय 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ था, और इंडिया प्रोसेस कर रहा था कि कैसे जो गुलामी से आज़ाद हुए हैं तो उसको कैसे आगे बढ़ा जाए, किस तरह से हम अपनी कंट्री को संभालें, ठीक। इसलिए इंडिया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं बना। इस मैप के थ्रू हम बहुत ही ईजिली वे में समझ सकते हैं कौन सी कंट्री नाटो में थी, कौन सी वार्सा पैक्ट में थी, कहाँ पर कम्युनिस्ट थे, ठीक है, कहाँ पे एंटी कम्युनिस्ट थे। ओके, और इंडिया किसका पार्ट था, नॉन अलाइंड नेशन का। यूक्रेन के ऊपर रशिया ने पूरी तरह से हमला कर रखा हुआ है इस समय, ठीक। रीज़न क्या है, रीज़न इस मैप में इसलिए आप समझ सकते हैं। ये जितना डॉन्स्टेक और लुहांस्क में जितने भी लोग थे, ठीक, रिबल थे, सेपरेटिस्ट थे, रशिया उनको मिलिट्री एड प्रोवाइड करा रहा था, ठीक। और उन्होंने 2014 में ये जो क्रीमिया वाला पोर्शन है इनको कब्जे में ले लिया था। यहाँ पे ब्लैक सी है, यहाँ पे सी ऑफ अजोव है, और जो इसको जोड़ने वाली जो स्टेट है उसका नाम है स्टेट ऑफ कर्च। ओके, तो यूक्रेन चाहता था कि वो नाटो का मेंबर बन जाए, ठीक है। यूक्रेन चाहता था नाटो का मेंबर बन जाए, ताकि अगर रशिया वॉर करता है तो वो रशिया से लड़ने के लिए एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सके, ठीक। रीज़न क्या था कि अगर कोई कंट्री नाटो का पार्ट बन जाती है तो किसी एक कंट्री पर अटैक या वॉर बाकी सभी कंट्रीज़ के साथ मानी जाएगी। इसीलिए यूक्रेन बहुत समय तक नाटो का मेंबर बनना चाहता था, लेकिन बाद में जब मेंबरशिप नहीं मिल पाई तो यूक्रेन ने यूरोपियन यूनियन का हिस्सा होने के लिए एप्लीकेशन दी। ओके, जब 2014 में रशिया ने क्रीमिया पर अपना कब्जा जमाया था, ठीक है, उसके बाद कुछ एग्रीमेंट्स हुए थे। ओके, एग्रीमेंट करवाए गए थे ताकि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो डिस्प्यूट है, कन्फ्लिक्ट है, वो ना हो बार बार, जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल मार्केट है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो वो इफेक्ट ना पड़े इंटरनेशनल लेवल पे। तो यहाँ पर एक मिन्स्क एग्रीमेंट हुआ था, ठीक। ये 12 पॉइंट का एक एग्रीमेंट था जिसमें सीज फायर के लिए बोला गया था दोनों कंट्री से कि आप एक दूसरे के अगेंस्ट फायरिंग या गोलाबारी नहीं करेंगे, ठीक है। और ये जो एग्रीमेंट हुआ था ये कहाँ पे हुआ था, बेलारूस में। बेलारूस रशिया का
इस समय सबसे अच्छा पार्टनर है। बेलारूस इस जगह पर है, यूक्रेन और रशिया के बीच में, यहाँ पर बेलारूस है। ओके, जो मिन्स्क एग्रीमेंट 2 बार हुए थे, मिन्स्क फर्स्ट और मिन्स्क 2, ठीक। और जो ये मिन्स्क एग्रीमेंट है इसको क्या कहा गया था, नॉर्मैंडी फॉर्मेट। रीज़न क्या था, ये मैंने बताया, सीज फायर रोकने के लिए। कॉन्फ्लिक्ट किसके किसके बीच में थी, रशिया और यूक्रेन के बीच में। इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए ये एग्रीमेंट हुआ था, नॉर्मैंडी फॉर्मेट लाया गया था। 12 पॉइंट का फॉर्मेट था ये, ठीक है। उसके बाद मिन्स्क 2 की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी यूक्रेन और रशिया के बीच में मीडिएशन कराने की बात की गई थी, और ये पहल किसने करवाई थी, फ्रांस और जर्मनी ने। ओके, और पर्पस यही था कि सीज फायर ना हो, चीज़ें शांति से बनी रहे इंटरनेशनल लेवल पर चीज़ें हुई नहीं, और अभी रिसेंटली फरवरी में रशिया के द्वारा यूक्रेन पर हमला कर दिया गया, ठीक है। थैंक्स, आई होप सभी को समझ में आया होगा नाटो मिन्स्क के बारे में।